तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। 0.72। हॉस्पिटल। सुबह हो चुकी थी और वंश अभी भी उसी तरह सोफे पर बैठे बैठे सो रहा था। उसकी नींद अभी भी नहीं खुली थी। वही पास में ही बेड पर लेटा रियांश, उसके हाथ फिर हिलने लगे। अचानक उसकी नींद खुली और वह एकदम से उठकर बैठ गया। उसका चेहरा डर और पसीने से भरा था, मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो। वह गहरी गहरी सांसें भरने लगा। वह खुद से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसने इतना ही कहा था कि उसके कानों में नील सूर्यवंशी की आवाज आई, रियांश, अब कैसे हो तुम? ये सुनते ही रियांश की नजरें सामने गईं। वह पीले पड़े चेहरे के साथ सामने देखते हुए बोला, आप यहाँ? तभी नील उसके पास आते हुए बोले, मैं यहाँ। जैसे ही मुझे उस साजिश का पता चला, मैं तुरंत यहाँ आ गया। ये सुनकर रियांश आगे कुछ न बोला। वही नील फिर बोले, इसके पीछे जो था उसे हमने पकड़ लिया है और वह हमारे अड्डे पर है। ये सुनते ही रियांश के चेहरे पर कठोर भाव आने लगे। वह लाल आंखों से सामने देखते हुए बोला, कहाँ है वह? और इन सब का असली मास्टरमाइंड कौन है? वही उसकी बात सुन नील बोले, हमने उससे यह बात निकलवाने की काफी कोशिश की, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। और इनके पीछे जो है उसका पता लग चुका है। मैंने आदमियों को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। नील की बात सुनकर रियांश कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी सांसें अभी भी तेज थी, मगर उनमें डर की जगह अब एक अलग ही शक्ति थी। वह धीरे से बोला, मतलब कोई है, कोई ऐसा जो सामने आने से डर रहा है? नील ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, उसका नाम अभी तक नहीं पता, पर इतना समझ आ गया है कि वह अकेला नहीं है, उसके लोग शहर में फैले हुए हैं। और रियांश, वो तुम्हें सिर्फ घायल कराने नहीं आया था। रियांश की उंगलियां बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ गईं। तो फिर अब क्या? उसकी आवाज धीमी थी, पर भीतर आग जल रही थी। वह गुस्से में बोला, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए, और उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। सही कह रहे हो, और अब मुझे भी यही लगता है कि वह हमसे ज्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द वह हमारे सामने होगा। पर यह समझ नहीं आ रहा कि वह असलियत में है कौन, और उसने इतनी बड़ी साजिश क्यों की। नील ने एक छोटी सी मुस्कान दबाई, वही मुस्कान जो बताती है कि वह खुद भी रात भर जागा है। वह फिर बोले, पर पहले तुम ठीक हो जाओ, तुम अभी उस हालत में नहीं की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रियांश ने बीच में काटते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर काफी कमजोर, पर उसका गुस्सा उसकी हालत के बारे में नहीं सोच रहा था। वह फिर गुस्से में बोला, जिसने ये सब किया है वह बाहर घूम रहा है, और मैं यहाँ बेड पर। नील ने गहरी सांस ली, तुम भावनाओं में बह रहे हो, और यही वह लोग चाहते हैं। अगर तुम बाहर गए तो। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की आवाज हुई। यह आवाज सुनते ही दोनों की नजरें डॉक्टर पर गईं, जो रियांश को चेक करने आए थे। उन्हें नील और रियांश को बात करते देख डॉक्टर माफी मांगते हुए बोले, सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। उन्होंने इतना ही कहा था कि नील बोले, नहीं, आप इन्हें देखिए, मैं अब बाद में आऊंगा। ये कहते हुए वह मुड़े और रियांश की तरफ देखकर बोले, ठीक है रियांश, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपने भाई को समझा देना कि यह सारी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तुम यही रहोगे। बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, समझे? तुम बस आराम करो। रियांश उनकी बात काटते हुए बोला, देखिए, मैं ठीक। उसने इतना ही कहा था कि नील और सख्ती से बोले, देखो रियांश, मैं कह रहा हूँ कि मैं सब बाहर संभाल लूंगा, और बाकी बातें मैं तुम्हें फोन पर बताऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखो। रियांश फिर कुछ कहता, उससे पहले नील ने फिर उसे टोका, बस अब आगे कुछ नहीं, और यह मैं तुम्हारे बाप की हैसियत से कह रहा हूँ। ये सुनते ही रियांश की आंखों में बेचैनी उतर आई। वह नील को चुपचाप देखने लगा। वही नील उसका चेहरा देखकर उसके सिर पर हाथ फेरा, हल्की मुस्कान दी और वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट, एक आदमी हाथ में बैग लिए बाहर निकल रहा था। ब्लैक सूट, आंखों में काला चश्मा, एक अलग ही आभा। वह अपनी तेज संतुलित चाल से आगे बढ़ रहा था। आंखों में बेचैनी लिए वह आसपास किसी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर गई। गले तक बटन बंद सफेद शर्ट, बिना एक भी सिलवट के काली टाई, काले चमड़े के जूते, और सबसे खतरनाक उसकी चाल, धीमी, स्थिर, जैसे वह कहीं जा नहीं रहा बल्कि किसी को पकड़ने आया हो। सुनहरे भूरे बाल पीछे की ओर सेट, एक भी स्ट्रैंड हिला नहीं था। हल्की दाढ़ी, न ज्यादा न कम प्रोफेशनल, मगर उसमें भी एक रुखापन था। हाथ में बैनर पकड़े उस आदमी की नजरें भी उसी दिशा में उठी थी। बैनर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, व्योम मल्होत्रा।
उसे पढ़ते ही सामने से आ रहे व्योम ने उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। वह कुछ ही सेकंड में उसके सामने पहुंच गया। वह आदमी उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, आपका ही इंतजार कर रहा था मैं। ये सुनते ही व्योम के चेहरे पर अजीब से भाव आए। वह शौक में बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं व्योम? इतना सुनते ही वह आदमी मुस्कुराया और बोला, रेयांश सर ने आपकी सारी डिटेल पहले ही मुझे भेज दी थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गौरव, रेयांश सर का असिस्टेंट। ये सुनते ही व्योम ने भी उससे हाथ मिलाया। व्योम बोला, ठीक है, पहले आज ऑफिस चलते हैं। ये सुनते ही गौरव बोला, सर आज आप आराम कीजिए, आज ऑस्ट्रेलिया घूमिए। इतना कहते ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और व्योम का बैग लेकर डिग्गी में रख दिया। ऑफिस हम कल से ज्वाइन कर लेंगे, आज आप थक भी गए होंगे। उसने इतना ही कहा था कि व्योम बोला, ठीक है गौरव, पर क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनते ही गौरव उलझन में बोला, मदद? कैसी मदद? क्या होगा आगे? क्या मदद चाहिए व्योम को गौरव से? वहीं दूसरी तरफ क्या आगे खुलने वाले हैं कई नए राज? सबकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है, लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है 7.3। एयरपोर्ट। व्योम की बात सुन गौरव उसे अनजाने में देखते हुए बोला, मतलब कैसी मदद सर? तभी व्योम उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। अभी तक मिले सारे सबूत मुझे अपनी आंखों के सामने देखना है। ये सुनते ही गौरव की आंखें बड़ी हो गईं। वह गंभीर लहजे में बोला, पर सर, रेयांश सर ने साफ। उसने इतना ही कहा था कि तभी व्योम उसकी बात बीच में काटकर भारी आवाज में बोला, देखो गौरव, मैं यहाँ 6 महीने के लिए हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे उसके बारे में सब पता लगाना है। वह एक ठंडी सांस भरकर फिर बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ कि भाई ने तुम्हें क्या ऑर्डर दिए हैं, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आया ही उसका पता लगाने के लिए हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें मेरी ही बात माननी होगी। होप कि तुम्हें मेरी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ये कहते हुए उसकी आंखें सख्त थीं। वही गौरव व्योम की आंखों में एक अलग सी चिंगारी महसूस कर पा रहा था। उसने आगे कुछ नहीं कहा। व्योम भी बिना कुछ बोले गाड़ी की बैक सीट पर जा बैठा। गौरव ने एक लंबी सांस खींची और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में गाड़ी ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। ... वहीं दूसरी तरफ मेहर और रूहानिका कॉलेज के मेन गेट पर पहुंची, जहां रिया पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। मेहर को देखते ही रिया हल्का मुस्कुराई। वह हल्की आवाज में बोली, तू ठीक है ना? ये उसने मेहर का उतरा चेहरा देखकर पूछा। ये सब सुनते ही रूहानिका का ध्यान भी मेहर पर गया। वह भी कल शाम से नोटिस कर रही थी कि मेहर का बर्ताव काफी उखड़ा उखड़ा सा था। रूहानिका ने पहले भी इसके बारे में मेहर से बात करने की कोशिश की थी, पर वह बार बार उसकी बातें टाल देती थी। रिया की बात सुनते ही मेहर की आंखें बड़ी हो गईं। वह हकलाते हुए बोली, हाँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिया। उसने रिया को आंखों से चुप रहने का इशारा किया। मेहर और रिया की हरकतें देखकर रूहानिका बीच में बोली, क्या हुआ है? तू कल से काफी उदास लग रही है, सब ठीक है? रूहानिका ने इतना ही कहा था कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, रूहानिका। अपना नाम सुनते ही रूहानिका तुरंत मुड़ी। उसकी नजरें पीछे खड़े सूरज पर गईं, जो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसे देखते ही मेहर की सांसें अटकने लगीं। वह हल्का पीछे हुई और रिया के कान के पास जाकर धीरे से बोली, रिया, मैंने कल के हुए कांड के बारे में दी को नहीं बताया है। ये सुनते ही रिया शौक में मेहर को देखने लगी। वह हैरानी से बोली, क्या? पर क्यों? तभी मेहर उसे घूरते हुए बोली, अगर दी को पता चला तो कहीं वह मुझे ही न सुनाने लगे। ये सुनते ही रिया बोली, पर कहीं सूरज भैया उन्हें न बता दे। मेहर धीमी आवाज में बोली, नहीं, वह भी कल कॉलेज नहीं आए थे। ये सुनते ही रिया ने हल्की सांस छोड़ी और बेफिक्री से बोली, अच्छा, फिर क्या दिक्कत है? ये सुनते ही मेहर ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, पगली, उन्हें कॉलेज में उनके दोस्त तो सब बता ही देंगे ना। ये सुनकर रिया की आंखें भी बड़ी हो गईं। वह बोली, तू सही कह रही है, पर हम ये बात ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते। पूरे कॉलेज को इसके बारे में अब तक पता चल गया होगा। ये सुनते ही मेहर का मुंह फिर उतर गया। वही सूरज वहां आते ही बोला, अरे क्या बात है, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही रूहानिका बोली, अरे हम बस क्लास में ही जा रहे थे। सूरज फिर बोला, चलो चलते हैं, आज तो मिस चरिका का पहला लेक्चर है, अगर लेट हो गए तो पूरे दिन बाहर खड़ा कर देंगी।
ये सुनते ही रूहानिका को हंसी आ गई। वह बोली, हाँ सही कह रहा है तू, चल जल्दी, वरना आज उनके दो लेक्चर सुनने पड़ेंगे। दोनों अपनी बातों में लगे अंदर जाने लगे। उन्हें जाता देख मेहर हड़बड़ाते हुए रूहानिका को रोकते हुए बोली, दी। ये सुनकर दोनों रुक गए और मुड़कर रिया व मेहर को देखने लगे। रूहानिका की सवालिया नजरें देखकर मेहर हल्की झिपते हुए बोली, वो आप जा रही हो? रूहानिका अजीब सा मुंह बनाकर बोली, क्लास का टाइम हो चुका है मेहर, अब नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी? ये सुनते ही रिया को हल्की हंसी आ गई। उसे हंसता देख मेहर ने आंखें छोटी कर उसे घूरा और फिर रूहानिका की तरफ मुड़कर धीमी आवाज में बोली, वो मैं तो बस पूछ रही थी। ये सुनकर रूहानिका आंखें छोटी कर बोली, तुझे क्लास के लिए देरी नहीं हो रही? अब रिया बीच में बोली, हाँ मेहर, पहला लेक्चर शुरू होने वाला है, जल्दी कर, वरना कल तो बच गए थे मगर आज नहीं बचेंगे। ये सुनते ही रूहानिका की भौहें तंग गईं। वह अनजाने में बोली, मतलब? तभी मेहर हड़बड़ाहट में मुड़ी और रिया का हाथ पकड़कर क्लास की तरफ भागते हुए बोली, रिया यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, जल्दी कर। वह दोनों बिना रूहानिका की बात सुने अंदर भाग गईं। उन्हें जाता देख सूरज बस सिर हिलाकर रह गया। रूहानिका हल्के गुस्से में बोली, ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी। तभी सूरज बीच में बोला, अब जाने दो उसे, चलो वरना हमारा भी यही हाल होगा। ये सुनकर रूहानिका मुड़ी और सिर हाँ में हिलाकर उसके साथ चली गई। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन, दादाजी सुबह से वंश को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे थे पर वह था कि फोन ही नहीं उठा रहा था। दादाजी बेचैनी में बोले, न तो इस लड़के ने और न ही रियांश ने मेरा फोन कल से उठाया है, पता नहीं दोनों भाई कहाँ हैं। वंश और रियांश की शादी में होने की बात भी उन्हें सुबह ही पता चली थी, वह भी उसके असिस्टेंट से। दादाजी बार बार वंश को कॉल लगा रहे थे पर वह फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में दादाजी ने एक गहरी सांस भरी और बजती फोन की घंटी को काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी किसी ने दूसरी तरफ फोन उठा लिया। क्या होगा आगे, क्या वंश से हो पाएगी दादाजी की बात? वहीं दूसरी तरफ क्या आएगा आगे रूहानिका की जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ जहां वह फिर टकराएगी रियांश से? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज फॉलो, शेयर और कमेंट करें। अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।